हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी के दूसरे लेक्चर में हम लोग हैं। आज हम लोग एटमॉस्फेयर क्लाइमेटोलॉजी का पहला टॉपिक एटमॉस्फेयर चालू करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्लाइमेटोलॉजी हम लोग इससे पिछले वीडियो में चालू कर चुके हैं, जिसमें मैं आपको बताया कि क्लाइमेटोलॉजी में हम लोग को क्लाइमेट्स के बारे में स्टडी करना है। वो क्लाइमेट्स हमारा एटमॉस्फेयर में ही पाया जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एटमॉस्फेयर इन द क्लाइमेटोलॉजी सेक्शन ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसका, एटमॉस्फेयर का क्लाइमेटोलॉजी में, इसलिए पहला टॉपिक ही हमारा एटमॉस्फेयर है। इसके बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे आज के वीडियो में। ठीक है, तो पहले हम लोग समझेंगे एटमॉस्फेयर होता क्या है, फिर इसका कंपोजिशन यानी कि एटमॉस्फेयर में क्या क्या पाया जाता है उसके बारे में भी इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में एटमॉस्फेयर जो है वो होता क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में हमें समझना है। तो एटमॉस्फेयर का पहला पॉइंट क्या लिखा है कि आवर प्लैनेट अर्थ, हम लोग अर्थ पे रहते हैं, वो इन्वॉल्व्ड अ डीप ब्लैंकेट ऑफ गैसेज एक्सटेंडिंग सेवरल थाउजेंड ऑफ किलोमीटर अबव इट्स सरफेस। यानी कि जिस अर्थ पे, जिस प्लैनेट पे हम लोग रहते हैं, अर्थ पे जो है, जो हमारा अर्थ है जिस पे हम लोग रहते हैं, वो उसके पास एक इन्वेलप है, डीप ब्लैंकेट ऑफ गैसेज, यानी कि ब्लैंकेट ऑफ गैसेज, गैसेज का एक ब्लैंकेट चादर है अर्थ पे, वो थाउजेंड ऑफ किलोमीटर तक एक्सटेंड है अबव द सरफेस, यानी कि अर्थ के सरफेस से थाउजेंड ऑफ किलोमीटर तक एक्सटेंड फैला हुआ है। वो वही गैसियस कवर जो है, वही जो गैसियस का, गैस का जो ब्लैंकेट है, चादर है वो अर्थ पे, वही हमारा एटमॉस्फेयर कहलाता है। आशा करता हूँ कि आपको एटमॉस्फेयर समझ में आया होगा। एटमॉस्फेयर एक ब्लैंकेट ऑफ गैसेस है अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस से थाउजेंड किलोमीटर तक फैला हुआ है अबव द सरफेस। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, जिस तरह हमारा लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है, उसी तरह एटमॉस्फेयर भी एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ द अर्थ है, अर्थ का एक इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि कंपेयर टू द अर्थ रेडियस, जो अर्थ का रेडियस है और ये जो एटमॉस्फेयर है, अपीयर्स टू बी ओनली अ वेरी थिन लेयर ऑफ गैसेस। एटमॉस्फेयर जैसे कि हम लोग जानते हैं ब्लैंकेट ऑफ गैसेस बोल लें या थिन लेयर ऑफ गैसेस बोल लें, यानी कि गैसेस की पतली चादर, ठीक है, बोल सकते हैं, वही हमारा एटमॉस्फेयर है। हालांकि द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इट इज़ इनसेपरेबल फ्रॉम द अर्थ। ये क्या बताना चाहता है कि जो थिन ब्लैंकेट है ये अर्थ से सेपरेट नहीं है, अर्थ के सरफेस के ऊपर ही है, यानी कि ग्रेविटी के कारण ये अर्थ के सरफेस से जुड़ा हुआ है ना, बिल्कुल सटा हुआ नहीं है, लेकिन मतलब अर्थ ऐसा ही है। इसमें कहने का मतलब ये है कि ये इनसेपरेबल नहीं है, बिल्कुल अलग ही नहीं है, ये अर्थ पे ही पाया जाने वाला एक थिन लेयर ऑफ गैसेस है, जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। ग्रेविटी के कारण ये अर्थ के ही कांटेक्ट में रहता है, बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं, लेकिन उसके ही साथ अर्थ के ही एटमॉस्फेयर में, अर्थ में ही ये एक थिन लेयर ऑफ गैसेस पाया जाता है, जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा ये भी बात आपको। ठीक है, चौथा और आखिरी पॉइंट हम लोग एटमॉस्फेयर के बारे में देख लेते हैं कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कई बार हम लोग देखे होंगे आता होगा, तो एक्चुअली में ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो ये जो द एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द अर्थ सरफेस बाय वर्च्यू ऑफ इट्स वेट, यानी कि अर्थ पे जो ब्लैंकेट ऑफ गैसेस हैं, ब्लैंकेट ऑफ गैसेस हैं, जो गैस की चादर है अर्थ के ऊपर, अबव द सरफेस पे जो गैसेस की चादर हैं, वो किसी भी सरफेस ऑफ द अर्थ पे, अर्थ के किसी भी जगह पे जो फोर्स एग्जर्ट करता है अपने पूरे उसके वेट का, उसी को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। चाहे वो ओशियन वाटर पे फोर्स एग्जर्ट करे या किसी और सरफेस ऑफ द अर्थ पे फोर्स एग्जर्ट करे, तो उसी को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। यही प्रेशर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है, जिसको हम लोग 1 ATM कहते हैं। ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं डायरेक्टली कि कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि अर्थ एटमॉस्फेयर के क्या क्या कंपोजिशन है, यानी कि एटमॉस्फेयर में क्या क्या पाया जाता है, किस किस बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो 3 कंपोनेंट्स हैं एटमॉस्फेयर के। एक हमारा गैसेस, वैसे तो हमारा वाटर वेपर भी एक गैसेस है, लेकिन इसको हम लोग सेपरेट इसीलिए किए हैं कि इसको हम लोग अच्छे से वाटर वेपर को डिस्कस करेंगे। तो एक हमारा गैसेस है कंपोनेंट, और एक हमारा सस्पेंडेड पार्टिकल है, जिसको हम लोग एरोसोल्स या पार्टिकुलेट मैटर कह सकते हैं। ठीक है, इन 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम लोग, कंपोजिशन को हम लोग एटमॉस्फेयर में पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, आज हम लोग गैसेस के बारे में जानने वाले हैं कि कौन कौन से गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं गैसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा गैसेस है
उसमें हमारे मेन गैसेस को हम लोग बस डिस्कस करेंगे और बचे हुए गैसेस को नहीं, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो जो यहाँ डिस्कस किया जाएगा वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे, ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे। आर्गन केवल यहाँ लिखा है, आप लोग बस जान लिए कितना क्वांटिटी पाया जाता है आर्गन का एटमॉस्फेयर में। और अदर ट्रेस गैसेस है, उस ये भी है गैसेस के में अदर ट्रेस गैसेस भी हैं। तो हम लोग नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे, ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में, और गैसेस के सेक्शन को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो नाइट्रोजन है वो हमारा 78% पाया जाता है एटमॉस्फेयर में, और ऑक्सीजन हमारा 20.8% बोलिए, 21% अप्रॉक्स ऑक्सीजन पाया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। अभी हम लोग देखेंगे कि समय के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि आ रही है, इंक्रीज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का क्वांटिटी एटमॉस्फेयर में, जिसके कारण प्रेजेंट टाइम में कह सकते हैं 0.04% इसका क्वांटिटी है एटमॉस्फेयर में। आर्गन हमारा 0.93% पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि नाइट्रोजन है क्या, नाइट्रोजन गैस की कुछ उसकी विशेषताएं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक, कुछ उसके फ़ायदे जान लेते हैं एटमॉस्फेयर में रहने के कारण, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये 78% पाया जाता है एटमॉस्फेयर में हमारा नाइट्रोजन गैस, और इसको हम लोग इनर्ट गैस, ये है नाइट्रोजन गैस, और ये प्रोटीन में चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कि प्रोटीन में पाया जाता है, और डीएनए में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, किसका, नाइट्रोजन गैस का। ये सब जितने भी पॉइंट लिख के लाए हो ये आप लोग याद रखना होगा आप लोग को। और इसका मेन फंक्शन है कि ये कंट्रोल करता है कंबस्शन में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन की वजह से आग लगती है, तो ये नाइट्रोजन जो है ये आग को बुझाने में का काम कर सकता है, या कह सकते हैं कंट्रोल करता है कंबस्शन में, ठीक है। और ये हेल्प करता है प्लांट की ग्रोथ में, प्लांट के ग्रोथ को हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है ये भी हम लोग जानते हैं। तो ये जो हमारा एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है ये डायरेक्टली इसको प्लांट एब्जॉर्व नहीं करती, तो ये कन्वर्ट होता है नाइट्रोजन हमारा नाइट्रेट्स में, और यही नाइट्रेट्स जब हमारा सॉइल में जाता है, मिट्टी में मिलता है, उसको प्लांट कंज्यूम करती हैं और प्लांट्स का ग्रोथ होता है। तो ये नाइट्रोजन का नाइट्रेट्स में कन्वर्टिंग जो प्रोसेस है उसी को हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। इन्वायरमेंट के सेक्शन में आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अभी बस इतना ही जान लीजिए कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, वो जो नाइट्रोजन है उसको प्लांट ग्रोथ के लिए डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करती। प्लांट ग्रोथ के लिए डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करती, तो कैसे प्लांट कंज्यूम करती हैं ग्रोथ के लिए, तो नाइट्रोजन का बैक्टीरिया द्वारा कन्वर्जन होता है नाइट्रेट्स में। इसी कन्वर्जन को हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, और वो नाइट्रेट्स प्लांट कंज्यूम करती हैं और उनका ग्रोथ होता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है नाइट्रोजन का। अब हम लोग दूसरे गैसेस के बारे में चलते हैं, डिस्कस करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट गैस है, इसके बारे में भी हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.03% पाया जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में। अभी प्रेजेंट टाइम में 0.04% हो गया होगा, ठीक है। और ये जो है ग्रीन प्लांट्स को बहुत मदद करता है, क्योंकि हम लोग जो ये एब्जॉर्व करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, क्या, कौन, ग्रीन प्लांट, और उससे वो फोटोसिंथेसिस से अपना मैन्युफैक्चर करती हैं फूड, और ये बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायोफिजिकल प्रोसेस कंटिन्यूअस ग्रो चलता रहता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। क्यों? क्योंकि ग्रीन प्लांट्स हम लोग जो एक्सेल करते हैं, बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, उसको एब्जॉर्ब करके अपना भोजन बनाती हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, जिससे हम लोग का भी लाइफ चलता रहता है। तो ये आप लोग बोल सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक बायोलॉजिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहता तो वो डिसबैलेंस हो जाता हमारा, ये जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बायोफिजिकल प्रोसेस है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का ये इंपॉर्टेंस है एज ए रिस्पेक्ट ऑफ ग्रीन प्लांट, ठीक है। और आगे क्या पॉइंट लिखा है कि बीइंग एन इफिशिएंट एब्जॉर्बर ऑफ हीट, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बहुत अच्छे से हीट एब्जॉर्ब करता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड इज़ कंसीडर्ड टू बी ग्रेट क्लाइमेटिक सिग्निफिकेंस। इसका क्लाइमेटिक सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक सिग्निफिकेंस से रखता है कार्बन डाइऑक्साइड। आगे हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कैसे, ठीक है। विथ इंक्रीज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और इसी कार्बन डाइऑक्साइड से हमारा एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी इंक्रीज होती है, जो हमारा एक अलार्मिंग रेट है। यानी कि ये बहुत अलार्मिंग साइन, बहुत डेंजरस साइन शो करता है
कैसे, जब फॉसिल फ्यूल्स को हम लोग जलाते हैं, ऑयल को जलाते हैं, कोयले को जलाते हैं, कुछ नेचुरल गैस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं, उसको जब हम लोग जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन होता है, जिसके कारण हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा वो पाया जाता है, क्वांटिटी इंक्रीज होता है, हीट एब्जॉर्बिंग वो करता है, जिससे हमारा क्लाइमेट चेंज होता है। और ये बहुत खतरनाक साइन है एज ए इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, मोर कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर मींस मोर हीट एब्जॉर्प्शन, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। दिस कुड सिग्निफिकेंटली रेज द टेम्परेचर एट द लोअर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर, दस इंड्यूसिंग ड्रास्टिक क्लाइमेट चेंज। तो ये क्लाइमेट चेंज में बहुत कह सकते हैं एज ए सेंस ऑफ हेल्प करता है क्लाइमेट चेंज करने में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ कहाँ से हमारे एटमॉस्फेयर में मिलता है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि काफ़ी एटमॉस्फेयर में काफ़ी साइकिल पाए जाते हैं, यानी कि जैसे आप लोग सुने होंगे वाटर साइकिल, ठीक इसी तरह कार्बन साइकिल होता है, यानी कि एटमॉस्फेयर में कार्बन आता कहाँ कहाँ से है ये बताने के लिए, और कैसे कैसे आता है, फिर कहाँ से घूम के मतलब पूरा एक कंप्लीट साइकिल बनाता है कैसे, इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कार्बन, पहले हम लोग समझते हैं कि एटमॉस्फेयर में कार्बन कहाँ कहाँ से मिलता है हमें। तो देखिए, एक कार्बन जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड ये तो हमें डायरेक्ट गैसेस के फॉर्म में मिल जाता है, इसको कह सकते हैं डायरेक्ट गैसेस के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में मिल जाता है। इसमें हमारा कार्बन प्रेजेंट होता है एज अ कार्बन साइकिल। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक हमारा डायरेक्टली गैसेस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और एक हमारे रॉक्स में, कौन से रॉक में, हमारे सेडिमेंट्री रॉक, जैसा कि आप लोग जानते हैं सेडिमेंट्री रॉक हमारा कौन कौन सा है, जैसे कोयला है, कोल है, और नेचुरल गैसेस हैं, नहीं ये तो गैसेस हैं, कोयला है एक हमारा सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है, इसमें हमारा कार्बन पाया जाता है, इसमें हमारा क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है, और इसको जब हम लोग बर्न करते हैं तो यहाँ से हमारा CO2 इमिट होता है, CO2 इमिट होता है। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हमें गैसेस फॉर्म में एटमॉस्फेयर में मिलता है, और सेडिमेंट्री रॉक से जब हम लोग सेडिमेंट्री रॉक को बर्न करते हैं तो वहाँ से भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रेगुलरली इमिट होने के कारण बोथ, मतलब एक तो हमारा गैसेस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड है, और एक हमारा बर्निंग ऑफ द कोयला से निकलता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो क्वांटिटी है एटमॉस्फेयर में ये हमारा इंक्रीज हो रहा है, और ये इंक्रीज होने के कारण ही ये एटमॉस्फेयर में ड्रास्टिक चेंज आ रही है, एटमॉस्फेयर में ड्रास्टिक चेंज आ रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लाइमेट चेंज, जिसको हम लोग क्लाइमेट चेंज कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्लाइमेट चेंज कहते हैं। तो आज के बाद आपसे कोई पूछे कि क्लाइमेट चेंज एग्जैक्टली होता क्या है, तो ह्यूमन के कारण बोल सकते हैं आप लोग, ह्यूमन के कारण कोई भी गैसेस जो हीट को एब्जॉर्व करती हैं, या बोल सकते हैं डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में आप लोग बोल सकते हैं कि मतलब ह्यूमन के कारण एटमॉस्फेयर में गैसेस का अल्ट्रेशन होना, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का अल्ट्रेशन होना, चेंजेज होना एटमॉस्फेयर में, वो एक तरीके से ड्रास्टिक चेंज लाता है, एक तरीके का वो ड्रास्टिक चेंज लाता है एटमॉस्फेयर में, और उसी ड्रास्टिक चेंज को हम लोग क्लाइमेट चेंज के फॉर्म में प्रस्तुत करते हैं, यानी कि क्लाइमेट चेंज कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्टिन्यूसली अमाउंट इंक्रीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में, जिसके कारण एटमॉस्फेयर में ड्रास्टिक चेंज आता है, उसी ड्रास्टिक चेंज को हम लोग क्लाइमेट चेंज कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इसका फैक्टर है कार्बन डाइऑक्साइड का इन एटमॉस्फेयर में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का कहाँ, एटमॉस्फेयर में। अब हम लोग ऑक्सीजन के बारे में डिस्कस करेंगे, और यही आखिरी गैस है, इसके बाद हम लोग गैसेस सेक्शन को कंप्लीट कर लेंगे कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर का। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है हमारा 21% पाया जाता है एटमॉस्फेयर में, और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एमंग गैसेस में, सभी गैसेस में, क्योंकि ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और जीवित रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट गैस है इसीलिए। ठीक है, और ये क्या करता है, कंबस्सन इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट ऑक्सीजन, यानी कि अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कोई चीज़ जलेगा नहीं, तो कंबस्सन में मदद करता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन 21% पाया जाता है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको इनटेक करते हैं, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट गैस है सभी गैसेस में, और कंबस्सन में ये मदद करता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ मैं आपको पूरा कंप्लीट गैसेस के बारे में जो कंपोजिशन है एटमॉस्फेयर का उसको हम लोग आपको समझा पाया हूँगा मैं। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए, और थोड़ा फीडबैक दीजिए जिससे और अच्छा वीडियो आप लोग के लिए आ सके। तो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए वीडियो को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।